हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वाले। मेरा नाम है सूरज कुमार और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग झारखंड का जो मॉडल सेट 10th क्लास के लिए आया हुआ है उसमें हम लोग 1 से लेकर 20 तक साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो अभी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। यहाँ पे जो हिंदी फॉर्मेट, अभी हिंदी फॉर्मेट में मेरे पास आया था, तो ये हिंदी फॉर्मेट को मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया हुआ है और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको मैं बोल कर बता दूंगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम, पारा, ब्रोमीन और क्लोरीन। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि ये जो ब्रोमीन ऐसा एक लौता नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे ऑप्शन में वही, तो हम लोग इसमें ये आपके एनसीईआरटी का लाइन ही है, उसमें हम लोग ये टिक मारना होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग अपने कॉपी या फिर हम लोग जो बोर्ड पे चिपका हुआ दिखता है, मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। ये जो क्या है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। कट गया क्या सर? ये क्या है? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कार्बन, तो कार्बन का नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, ये उसका 12 होता है। हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। मगर जब इससे पहले, जब शुरू से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे काम किया गया, तो उस टाइम पे हम लोग उसके मास पे बात करते थे, परमाणु द्रव्यमान पे हम लोग बात करते थे। फिर है ये परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम लोग बात किए ही नहीं है आवर्त सारणी में। परमाणु का आकार, ये इस पे शेप के बारे में भी हम लोग बात नहीं किए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? इंग्लिश में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, आपका पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम में जो पोटेशियम होता है ना, वो सबसे ऊपर रखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो पोटेशियम ही होता है उसका। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्रकृति रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है अयस्क, जिसको हम लोग ओर बोलते हैं इंग्लिश में। यह है खनिज, मिनरल बोलते हैं। गैंग, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला नहीं, ये केमिस्ट्री वाला गैंग है। यह आपका धातु कर्म, जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो ये जो ओर होता है, ओर को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी चट्टान है या फिर जो अर्थ, जो हम लोग उसे प्योर फॉर्म में जो अपने इस्तेमाल के लिए जो यूज करते हैं, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। और खनिज के बारे में ये बात कर ही दिया हुआ है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है कंपाउंड या फिर एलिमेंट, उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। सर गैंग क्या होता है? तो जो अनवांटेड मटेरियल, अगर हम लोग कोई मेटल निकाले हुए हैं तो जो उसको अलग कर देते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, जो हमारे यूज के लिए नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अब ये धातु कर्म क्या होता है? एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके मदद से अगर मेटल हम लोग प्राप्त करते हैं पूरे शुद्ध अवस्था में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो धातु कर्म एक चैप्टर ही है, मेटलर्जी के नाम से एक चैप्टर ही हम लोग को वहाँ पे डिस्कस करना है। उसका ट्रेलर आपको यही 10th क्लास में थोड़ा सा दिखा दिया हुआ है। अगला है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह होता है? इस वर्ड पे ध्यान देना है, प्रोपेनॉल, लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल अल्कोहल के लिए आता है। और यहीं पे अगर प्रोपेनल कर दिया रहता तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नल, प्रोपेनल रहता तो हम लोग एल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CHO। और ऑल के हम लोग क्या लिखते हैं? OH लिखते हैं। तो ये जो प्रोपेनॉल है ये अल्कोहल के लिए दिया हुआ है। और कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं?
इस तरीके से सी और दोनों तरफ हाथ खाली होता है। ये हाथ खाली क्यों है सर? क्योंकि आप दोनों तरफ क्या है अपना एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कार्बन जितना मन है उतना इधर हम लोग जोड़ सकते हैं। ये है आपका कार्बनिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? इंग्लिश में हम लोग इसको बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 10th क्लास का जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 6 मोल हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मोल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का। सनलाइट इस पे पड़ेगा, क्लोरोफिल ग्रीन लीफ में होता ही है। जब ये रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, अभी आपका पानी यहाँ पे 6 मोल बन जाता है और कह रहा है कि ऑक्सीजन, ये आपका ग्लूकोज रहे, जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसी से हम लोग में क्या आता है, एनर्जी आता है। तो उसी प्रकार जो हमारा प्लांट होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी फ्रूट को बड़ा करना है, सीड को बड़ा करना है और जो उसमें फ्लावरिंग करना है, तो उसके लिए ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। तो ये टोटल जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें ऑप्शन मैच करना है। जल का टूटना, जी सर यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 हो गया, जल टूट गया। दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन का मुक्त होना, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इधर कहीं पे हमको ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा, सॉरी ऑक्सीजन का मुक्त होना ना, यहाँ पे देखिए अभी हम दोनों तरफ अगर रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है। इधर देखिए इधर भी कार्बन कितना है, 6 है। इधर और चेक करेंगे, इधर हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन इधर 6 है। इधर कितना कम है, इधर 6 हो गया और इधर देखिए 2 और 6 12 हो गया। तो और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना घट रहा है, 6 घट रहा है। तो हम लोग अलग से क्या करते हैं इसमें, हम लोग ऑक्सीजन। तो अब आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन का मुक्त होना, इधर ऑक्सीजन नहीं था मगर इधर आ गया। तीसरा है CO2 का मुक्त होना और चौथा है CO का उपयोग होना, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो ये क्या है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो अगर यही CO अगर फिर इधर बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड इधर अगर बन जाता, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते, तो क्या हम लोग जिंदा रह पाते, नहीं रह पाते। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो यही एक इसमें गलत हो जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ने बोला था कि प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, तो नहीं होने में यही होता है। अगला है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। किस दिशा में कहने का मतलब कि प्लांट इस टाइप से खड़ा है, नीचे हम लोग क्या देखे हुए, रूट लगा हुआ है और ऊपर जितना भी स्टेम, यानी नीचे होता है रूट सिस्टम, जो जड़ का जितना हम लोग हिस्सा देखते हैं, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट, और उससे ऊपर जो हम लोग को ग्राउंड से ऊपर दिखता है वो सारा शूट सिस्टम होता है। तो कह रहा है कि जो फ्लोएम ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर आता है, तो ये दोनों होता है, ऊपर से नीचे भी जाता है, क्योंकि लीफ कहाँ है, लीफ तो ऊपर है। तो मगर जो खाना तो हमको रूट तक पहुँचाना है तो वो नीचे भी आएगा। और पानी कहाँ पाया जाता है, जमीन के नीचे। तो फ्लोएम का काम होता है पानी को ऊपर ले जाना और जो भी लीफ में, जो पत्ता में जो खाना बन रहा है उसको नीचे लाना। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। एक क्वेश्चन है वृक्क कि रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको हम लोग कोशिका बोल ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेल क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारा जो जीवन का आधार होता है वो कोशिका होता है। जितना भी हम लोग ऑर्गन देख रहे हैं, बॉडी का जितना भी ऑर्गन है क्या होता है, सेल से बना हुआ होता है। और ग्रुप ऑफ सेल, अगर कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। अगर टिश्यू के समूह को क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन के समूह को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और वही ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कह रहा है कि क्रियात्मक और रचनात्मक किसको बोलेंगे हम लोग, न्यूरॉन को बोलेंगे। कि न्यूरॉन जाकर फिर कह रहा है कि फल को, और ये जो एक और बात, ये जो न्यूरॉन है आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिएगा झारखंड का 2022 और उससे 21 में, 20 में, 19 में, तो एक बार जरूर ये पूछ लेता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है।
इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर आप लोग को देखना है क्योंकि ये याद होना चाहिए, और इसमें लेबल करने के लिए पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मान लीजिए एक आम का प्लांट है, क्या आम जो है वो हमेशा उसका जो फल होगा हरा रहेगा? नहीं, वो एक टाइम के बाद पक भी जाएगा। तो पकता क्यों है? उसके लिए हार्मोन का यूज होता है, और वो आपका जो हार्मोन होता है वो एथिलीन, जिसको इथाइलिन हार्मोन बोलते हैं, उसी के वजह से क्या होता है, आपका जितना भी फल होता है वो पकता है। एक और आप इस क्वेश्चन में और भी जैसे कहता है कि ऑक्सीजन क्या होता है? ये जो हम लोग ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपको किस चीज़ में मदद करता है? जैसे हम लोग कोई भी प्लांट है तो प्लांट का एक सीधा निकलता है ट्रंक, जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे तना निकलता है, तो वो सब में जो सेल ग्रोथ का काम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ कट जाता है तो क्या ज़िंदगी भर कटा रहेगा? नहीं रहेगा। हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये भरता है, क्या हो रहा है? सेल रिपेयर हो रहा है। उसी प्रकार से जो सेल ग्रोथ का काम करता है वो ऑक्सीजन का करता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है कि जो भी तना कितना बड़ा होगा तो तना के ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो जिब्रेलिन करता है। फल को पकाने में हम लोग जान ही रहे हैं कि कौन सा हार्मोन, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एक है साइटोकाइनिन। फल इतना बड़ा है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, फिर हम लोग उसका अपना यूज कर लेते हैं। तो सीड के ग्रोथ में और फ्रूट के ग्रोथ में जो मेन रोल होता है वो आपका साइटोकाइनिन का होता है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ये अभी हम लोग 30 तक किए हुए हैं, 10 क्वेश्चन अभी आपका और बाकी है, हम लोग उसको अब डिस्कस करेंगे। तो क्या बच्चों आपको आपकी इजाज़त है आगे बढ़ने के लिए? बढ़ सकते हैं? यस, नो? चलो देखो क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। इंग्लिश में बोलते हैं कि एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय। कहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रीट किया जाता है? तो अंडाशय यानी ओवरी से क्या किया जाता है? क्या थायराइड से किया जाता है? या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि या तो टेस्टिस से किया जाता है या तो पिट्यूटरी से किया जाता है। अरे कहाँ से किया जाता है? पढ़ाया जाता है हम लोग को कि जो ओवरी से होता है, ओवरी से ही क्या होता है, ये अंडाशय स्रावित होता है। अब कह रहा है कि थायराइड से, अब थोड़ा हम लोग और एक्स्ट्रा जानते हैं क्योंकि हो सकता है कि अगला बार इसका पूछ ले, थायराइड से क्या होता है? तो थायराइड से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन बोलते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं हम लोग। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन हम लोग जानते हैं? टेस्टेस्टेरोन। कहाँ से सिक्रीट होता है? वृषण यानी टेस्टिस से ही। और पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? हम क्या बता रहे हैं, जो जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर 1 अभी आया है ना 2023 के लिए, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप फोटो देखिएगा तो ये वाला फोटो वहाँ पे छापा हुआ है इस क्वेश्चन में दिए गए वाला में। तो ये किस चीज़ का फोटो है? हम लोग को पता है कि ये हाइड्रा का फोटो है। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या बोल रहा है हाइड्रा के बारे में। लिखा हुआ है कि अब हम लोग हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? मुकुलन होता है, विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, पुनर्जनन होता है। तो जो हाइड्रा में होता है ना बाबू, वो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन में क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी है और बॉडी के किसी एक जगह से ही अगर एक और नया उसी प्रकार का हाइड्रा और अगर बढ़ने लगे तो, और बाद में वो कट कर गिर जाए, भारी होगा तो गिरेगा ही हाइड्रा, और फिर एक नया अपना बना ले हाइड्रा, तो उसी को बोलते क्या हम लोग? मुकुलन बोलते हैं। विखंडन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये टूट गया, पैर सर अलग चला गया, बीच का अलग चला गया, पैर वाला हिस्सा अलग चला गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो पूछ रहा है क्या इसके द्वारा हाइड्रा होता है? नहीं। एक है द्विविखंडन, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा के लिए होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ भी बना लो, वो अमीबा है। तो अमीबा ही क्या करता है? 1 से 2 में आगे बढ़ जाता है। एक
होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन कब पढ़ते हैं? जब एक से दो अलग अलग बट जाता है, 2 या 3, उसको बोलेंगे फिजन। फ्यूजन क्या हो रहा है? दो जब मिलता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तो वो फ्यूजन हो रहा है। और फिजन मतलब क्या होता है? बंटवारा होना, बढ़ जाना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अमीबा का। एक होता है रीजनरेशन, जिसको हम लोग पुनर्जनन बोलते हैं। ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। आप प्लेनेरिया का फोटो देखे होंगे, अगर आपके किताब में इसी तरीके से दिया हुआ है। ये क्या है आपका? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का मान लीजिए 3 भाग में टूट गया, अगर सर वाला हिस्सा भी टूटकर एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा ना, अगर ये पेट वाला हिस्सा टूटकर एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा ना, ये भी अलग 3 अलग अलग प्लेनेरिया बना लेंगे ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जनन, रीजेनरेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है। मुकुलन किसका हो गया? हाइड्रा का। विखंडन और द्विविखंडन हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। द्विविखंडन, बाइनरी फिजन किसका एग्जाम्पल है? ये अमीबा का एग्जाम्पल है, और इसका प्लेनेरिया एग्जाम्पल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। चलो, आज हम लोग शायरी नहीं सुनेंगे ना, कुछ हम लोग कॉमेडी का बात करेंगे, क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना है, वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा। तो देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, मेल मिलाप को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि उसको बोला कहता है निषेचन बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को, फ्यूजन को, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सर, परागन क्या होता है? ये बाबू आपके प्लांट में होता है। ये परागन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेल वाला जो एंथर का जो हिस्सा होता है, वो टूट के अगर फीमेल के स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा ना, वो जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? परागन। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। हम लोग जानते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर इस प्रोसेस में क्या होगा? प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वन, कोई भी एक नया पैदा ले रहा है, अगर कोई भी जीव जंतु हम लोग बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनन। और ये मुकुलन, बडिंग क्या होता है कि इसमें हम लोग ये एक टाइप है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके मदद से तो ये चारों का मतलब हम समझा दिए क्या क्या होता है। अगला, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? समजात अंग क्या होमोलोगस होते हैं? अवशेषी अंग क्या वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? क्या वो फॉसिल है? क्या वो असंजात अंग हैं? तो ये जो होते हैं ना, ये एनालॉगस ऑर्गन है। कौन? पक्षी और जो चमगादड़ का जो पंख है, अगर हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक तरह का क्या है? एनालॉगस ऑर्गन होता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? आप लोग पढ़े होंगे हेरिडिटी वाला चैप्टर, याद आ रहा है धुंधला धुंधला? तो हेरिडिटी वाला चैप्टर, आनुवांशिकता वाला चैप्टर में बताया जाता है कि मेंडल हमेशा किसका लिया था? मटर का पौधा लिया था। सर, मटर का क्यों लिया? आम महुआ का क्यों नहीं लिया? तो मटर क्या होता है बाबू? एनुअल प्लांट है, एक साल में ही फल फूल जितना लगना है लग के खत्म हो जाता है। और क्या है, मान लीजिए आम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आम बहुत लंबा प्रोसेस है, उसका जीवन काल क्या होता है? बहुत लंबा चलता है, इसलिए आम को नहीं लिया। एक और बात पूछ लेगा आपसे कि मटर का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या होता है मटर का? तो हम लोग बोलते हैं पाइसम सटाइवम, उसका नाम है वैज्ञानिक नाम। और एक बता दे रहे हैं गेहूं का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 11th में गेहूं व्हीट के बारे में दिया हुआ है। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। बस ऐसे ही ज्ञान के लिए थोड़ा सा याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर कौन है? सांप, मेंढक, घास या ग्रासहॉपर? तो हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, आहार श्रृंखला पढ़ते हैं, तो आहार श्रृंखला में हम लोग क्या है बाबू? घास को सबसे पहले लिखते हैं। घास को खाने वाला कौन है? ग्रासहॉपर। और इस ग्रासहॉपर को खाने वाला कौन है? ये आपका मेंढक। ये मान लीजिए मेंढक है, और मेंढक को खाने वाला कौन है? आपका सांप। तो जो सबसे पहले उत्पादक कौन होता है? ये घास ही होता है आहार श्रृंखला में। अगला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो
तो इसका आंसर क्या हो गया? घास हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है कब? एक बात, घास को खाने वाला कौन? मान लीजिए घास को खाने वाला वही ग्रासहॉपर हो गया, तो ग्रासहॉपर क्या खा रहा है? या फिर और हम लोग ले लेते हैं कि घास को खाने वाला कौन? बकरी को खाने वाला कौन? लोमड़ी, और लोमड़ी को खाने वाला कौन? शेर। तो जो यहाँ पे कह रहा है, जो द्वितीय श्रेणी में हम लोग जिसको रखते हैं ना, याद रखना है, जो द्वितीय श्रेणी में हम लोग जिसको रखते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है? वो शाकाहारी ही होता है, वो हमेशा फल फूल ही खाएगा, वो घास को ही उसको खाना है। इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में हम लोग अगर बोलना चाहेंगे, कितना 37 नंबर का क्वेश्चन है ना, इन अ फूड चैन हर्बीवोर फॉर्म, तो ये हो गया क्या तुम्हारा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और यह फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो जो जितना ट्रॉपिक लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे ना, तो ट्रॉपिक लेवल बढ़ाने से जानवर, बड़ा बड़ा जानवर आता है, जैसे शेर आ गया तुम्हारा, बाघ आ गया तुम्हारा, इसको हम लोग रखते हैं सबसे लास्ट लेवल पे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? कह रहा है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, उसका परत जो लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वो किसके वजह से हो रहा है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एक है CFC बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। जो हमारे घर में AC चलता है, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज चलता है, तो उसमें देखे हुए पीछे से एक बहुत बड़ा सिलेंडर लगा हुआ होता है, तो उससे ही क्या फ्रियोन गैस निकलता है, फ्रियोन का ही क्या नाम दिया हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उससे हम लोग जितना ज़्यादा, आजकल क्या है, अपने आराम के लिए AC लगा लिए हैं घर में, और क्या करते हैं हम लोग, आराम से फ्रिज चल रहा है, तो फ्रिज देखोगे जितना अंदर से गर्म होता है ना, आसपास का फ्रिज जितना अपने अंदर से ठंडा होता है ना, बाहर का जो एरिया देखोगे उतना ही उसको गर्म करता है, तभी वो अंदर ठंडा रह पाता है। वो क्यों? वही CFC के वजह से होता है। ये देखो 39 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इंग्लिश में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? लकड़ी, जी सर, हम लोग को मिल जा रहा है नेचुरल प्राकृतिक चीज से। गोबर गैस, हाँ, जानवर है, जानवर का जो गोबर है उसी से हम लोग गोबर गैस निकालते हैं। मगर जो आपका नाभिकीय ऊर्जा होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। ये किसी प्लांट के मदद से या फिर किसी एनिमल के मदद से ये नहीं निकाला जाता है। अगला है कोयला। हम लोग जानते हैं कि कोयला जो बनने का, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लाखों साल जो हमारा जो पेड़ है, जो जानवर है, वो दबते हैं ना, दबने के बाद ये कोयला बनता है। तो ये भी है बायोमास का एग्जाम्पल है, मगर जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, ये आपका इसका जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना है। अगला कह रहा है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम विंड स्पीड फॉर द विंड पावर जनरेशन? हवा, हम लोग देखते हैं विंड मिल, पवन चक्की बड़ा सा लगाया हुआ होता है, और वो जो चक्की जो चलता है उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो जो उसके मिनिमम उसके लिए हवा होना चाहिए ना, वो 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर स्पीड होगा तभी वो अपना चाल से चलेगा, नहीं तो उससे कम होगा तो वो अच्छे तरीके से चल नहीं सकता है। यहाँ देखो, कंफ्यूज करने के लिए दो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना है, ये 15 मीटर पर सेकेंड वाला नहीं होगा, ये किलोमीटर पर आवर में ही हम लोग इसका आंसर देंगे। क्लियर है? वीडियो जैसा लगा हो कमेंट में भी जरूर बताना है, लाइक करना है। और देखो, जैक बोर्ड का ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सबके पास जाना चाहिए। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हो। अगला भी जो टॉपिक चाहिए तुमको, उसको भी अगर कमेंट में बता दोगे तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर होकर आएंगे और आपके सामने डिस्कस कर देंगे। गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।